मलय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज हिंदी दिवस है और हिंदी की जो हमारे देश में इस वक्त स्थिति है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? लालच जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि हम अगर किसी भाषा की संतुष्टि के बारे में बात करते हैं तो तीन चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती है कि भाषा की स्थिति, उसके विकास के प्रयत्न और उपयोग के माध्यम। हिंदी आज कई तरीके से हमें लगता है कि बहुत अच्छी भाषा है, विकसित है, व्याकरण ज्ञान इसका बहुत उन्नत है, सब कुछ है। लेकिन हम यह मानते हैं कि कोई भी भाषा उसके अनुशासन से, उसके व्याकरण से उतनी नहीं चल पाती है, उतना विकास नहीं पाती है जितना कि वो लोक व्यवहार से चलती है। जिह्वा चलन जिस भाषा का ज़्यादा होगा उतनी ही वो भाषा समृद्ध होगी, उतनी ही भाषा आगे बढ़ेगी। जैसा कि लालच जी अभी आपने बताया कि हम हिंदी को वर्तमान में किस रूप में देखते हैं, हर बार यह प्रश्न उठता है कि आज हिंदी की स्थिति कैसी है। और अक्सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जब हिंदी दिवस आता है तो हमारी चिंताएं बढ़ती है, हम चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, हिंदी के बारे में सोचते भी हैं। लेकिन पता नहीं यह कहना कितना उचित है अनुचित है कि जो कार्य योजनाएं बनती है और जो क्रियान्विति होती है उसमें जो अंतर आता है वो हिंदी को आज भी उसके आसन पर नहीं बिठा पाया है जिसकी एक कल्पना हम बहुत पहले कर रहे थे। राजकुमार जी, हिंदी को आसन पर बिठाना, भाषाएं यूँ माने कि दो तरीके, एक तो लोक व्यवहार या व्यवहार की भाषा और एक उस भाषा को लेकर उसका चलन या प्रचलन या उसका भौगोलिक क्षेत्र। तो हिंदी को जो सम्मान भौगोलिक दृष्टि से मिलना चाहिए था वो मिला, और क्या वो हमारे जनमानस की भाषा बन चुकी है? हिंदी के आसन की जब हम बात करते हैं तो दो हिंदी होती है, एक लिखित हिंदी और एक मौखिक हिंदी। तो ये जितनी भी चिंताएं और चुनौतियां हैं ये लिखित हिंदी के लिए है। मौखिक हिंदी वैसे ही अपने स्थान पर है, उसका प्रसार भी खूब है और उसका जो विराट शब्द सागर है उसमें समस्त लोग आराम से डुबकियां लगा रहे हैं और प्रसन्न हैं। मलय जी, हिंदी को लेकर दरअसल परेशानी क्या है? इसको एक राष्ट्र, भारत राष्ट्र की भाषा अगर हम बना लें या स्वीकार कर लें, उसमें दिक्कतें कहाँ हैं? जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं लालच जी, तो हमारे सामने दो तरह की स्थितियां पैदा होती है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इसका एक अंतर भी है। सरकारी कामकाज में आने वाली जो भाषा है वो राजभाषा है, जिसको हम राजकीय भाषा कहते हैं, और राष्ट्रभाषा वह है जो अधिकांश प्रदेशों में या पूरे राष्ट्र में बोली जानी चाहिए। तो उस दृष्टि से यदि हम देखें तो हिंदी आज लगभग 10 प्रदेशों में बोली जा रही है। उसके बावजूद स्थिति यह है कि उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। कारण यह कि हमारे सामने अनुवाद की भी एक समस्या रही है। ज़्यादातर जो ज्ञान है वो हमें दूसरी भाषाओं में उपलब्ध होता रहा है, और हिंदी के साथ चुनौतियां इस रूप में भी रही है कि अनुवाद के माध्यम से हम कितना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। जब अनुवाद की बात हम करते हैं, शायद राजकुमार जी भी मुझसे सहमत होंगे कि अनुवाद का मतलब ये हो जाता है कि हम शब्दानुवाद पर ध्यान देते हैं, और यदि कोई रचना लिखी गई है तो उसके साथ उसका एक भावानुवाद भी जुड़ा हुआ है। तो अनुवाद के माध्यम से हम यह मानते हैं कि उसका जो असल रस होता है वो तो हम खुद ही अनुवाद में खत्म कर देते हैं। तो इससे भाषा समृद्धि की ओर नहीं बढ़ती है। अनुवाद एक विकल्प ज़रूर है कि हम उस ज्ञान को उस भाषा में अर्जित कर पाएँ, लेकिन भाषा की समृद्धि अनुवाद से संभव नहीं है। लोक भाषाएं, बोलियां और जो भी उत्तर भारत या इस अंचल की बोलियां भाषाएं हैं, उनका क्या हिंदी से संभाव है या द्वंद्व है? जो हमारा लोक जीवन है इसे हम इस अर्थ में समझते हैं कि विद्यालयी शिक्षा से जब विद्यार्थी निकलता है तो वहाँ दो बातें होती हैं, ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। तो जो लोक भाषा है वो प्रस्थान के बाद उसकी साथी बनती है, और वो चाहे मौखिक हिंदी के साथ वो जब व्यवहार करता है तब भी वह उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित शब्दों का व्यवहार करता है। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जो हमारे चिकित्सक साथी हैं वो जब ग्रामीण लोगों को देखते हैं तो तुरंत उनके दर्द को समझने के लिए एक स्टेप नीचे उतरकर उनकी भाषा में संवाद करते हैं कि बा साहब क्या हुआ, माताजी क्या हुआ। तो ये व्यवहार में लोक भाषाएं कभी भी हिंदी की उस लिखित स्थिति को प्रभावित नहीं करती। लिखित हिंदी को लोक भाषाओं के शब्दों से कहीं कोई चुनौती नहीं। राजकुमार व्यास जी और मलय पानेरी जी, आपसे और बातें करेंगे। हर राष्ट्र जो होता है वो अपनी भाषा को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होता है कि हमारी भाषा ही हमारे राष्ट्र की पहचान है, और भाषा के साथ आजकल एक दूसरी चीज़ और जुड़ गई। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो अलहदा हो, जैसे चीन है, रूस है,
इन लोगों ने अपनी भाषा, चीन ने भी एक तरह से विकसित की, रूस ने भी अपने सारे क्षेत्रों को मिलाकर एक भाषा बनाई और उन्हीं भाषाओं में उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने अंग्रेज़ी या दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं किया। हमारे यहाँ पर ये कि आज़ादी के इतने बरस बाद भी हम हिंदी को उस ढंग से विकसित क्यों नहीं कर पाए, और दूसरी बात, क्या हिंदी के ही ज़रिए हमारी प्रगति हो सकती थी? लालच जी, आपका यह विचार बहुत प्रासंगिक है। और अभी जो आपने जिक्र किया है जापान का है, चीन का है, तो इस संदर्भ में मुझे भी एक प्रसंग याद आता है कि स्पेनिश के एक विद्वान हुए हैं ऑस्कर पुजोल। तो उनका ये कहना था कि अगर जापान में, चीन में हमें कोई व्यवहार करना है तो वहाँ जाने से पहले हमें उनकी भाषा सीखनी पड़ती है। हमें चीनी सीखना है, हमें जापानी सीखना है। लेकिन भारत में अगर किसी को कोई व्यवहार करना है तो यह सोच करके कि वहाँ अंग्रेजी से काम चल जाएगा, ये एक मानसिकता भाषा के प्रति बनी हुई है, और विशेष करके हिंदी के प्रति। तो मेरा यह मानना है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हमने अपनी भाषा के प्रति उस प्रकार का ममत्व भाव कभी रखा, या जो चीनी को लेकर के है, जो जापानी को लेकर के है, उतने समर्पित हम अपनी भाषा के प्रति कभी हो पाए? रही आज़ादी के बाद की बात, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ही था और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा अधिनियम बना और हिंदी राजभाषा रहेगी, यह लागू कर दिया गया। लेकिन साथ ही जब 1950 में नया संविधान पूर्णतः लागू हुआ, तब उसके साथ यह शर्त भी लगा दी गई कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो भाषाएं अस्तित्व में थी वो अब भी साथ में रहेगी। और यह स्पष्ट उल्लेखित है कि भाषा जो है वो अंग्रेजी ही रहेगी। और ये जो अनुच्छेद की जो बात यहाँ अक्सर आती है वो यह है कि जो राजभाषा अधिनियम बनाया गया वो भाषा के विकास के लिए था, भाषा के विस्तार के लिए था। लेकिन बाद में उसमें कुछ संशोधन इसलिए करने पड़े कि जो 15 वर्ष की अवधि हमें दे दी गई थी कि 15 वर्ष तक भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी, और ये इसलिए किया गया था कि जो अहिंदी भाषी प्रांत थे उनका कुछ छिटपुट विरोध उस समय होने लगा था। तो उस वक्त जो तत्कालीन राजनीतिक नेता थे उन्होंने यह घोषित कर दिया कि 15 वर्ष तक किसी भी प्रांत पर भाषा हम थोपेंगे नहीं। तो अब हुआ यह कि जब हम किसी पर थोपेंगे नहीं तो उस भाषा को सहज रूप में स्वीकार करने के प्रति हमारी मानसिकता में बदलाव आ गया। और स्वतंत्रता के 15 वर्ष के बाद नहीं, उसके बाद राजभाषा अधिनियम में संशोधन होने लग गए, और अंततः इस प्रकार का संशोधन हुआ कि भाषा कभी भी किसी पर थोपी नहीं जाएगी जब तक आप उसको सीख नहीं लेते। तो ये जब तक जो शर्त लगी है राजकुमार जी, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये आत्मसातीकरण की जो प्रवृत्ति भाषा के साथ, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा बन गई है। इसलिए वो भाषा हमारी उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पाई। राजकुमार जी, आपकी क्या राय है? सर, जब हम ये बात करते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में हम अपनी भाषा को लेकर कभी शर्मिंदा होते हैं, कभी झिझकते हैं, उसमें हमें एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी चाहिए कि हमारी साक्षरता का प्रतिशत क्या रहा इन वर्षों में। हमारी पहली चुनौती निरक्षर लोगों की संख्या को कम करना है। जब हम 80 से 90 के बीच में हमारा साक्षरता का प्रतिशत होगा, तब जाकर हम ये देखेंगे कि हमारी राजभाषा या राष्ट्रभाषा की अब स्थिति क्या बनी है। तो अभी हम प्राथमिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम उस प्रतिशत तक पहुंच रहे हैं जो यहाँ से आगे हिंदी को ले जाएगा। तो मैं हिंदी की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हूँ। मले जी, ये बताएं कि क्या कारण रहा कि इतने वर्षों बाद क्या हिंदी की भी हम कमज़ोरी माने कि बहुत सारा देश का हिस्सा इसे अपनी भाषा के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाया? बिल्कुल सही है सर। हुआ यह है कि जब हम हिंदी के प्रति अपनी भावनाओं की बात करते हैं, हिंदी के उत्तरोत्तर विकास की बात करते हैं, तो उसमें कुछ बातें ये भी आती है कि हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, उसके साथ अनिवार्य रूप से हिंदी साहित्य भी जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए सर कि जब हिंदी राजभाषा के रूप में आगे बढ़ाई जाने की प्रवृत्ति विकसित करनी थी, उसके बावजूद यह हो नहीं पाया। उसका कारण यह रहा कि हिंदी को बहुत ज़्यादा शुद्ध होने पर जोर दिया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि जो शुद्धतावादी लोग हैं या उनका जो चिंतन है, उसने भी हिंदी के मार्ग में कई बाधाएं पैदा की है। यह हमें एक उदाहरण के रूप में भी बताना चाहूँगा कि जैसे गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और ठेठ बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने में वही धारा नहीं है, उसके साथ कुछ सहायक नदियाँ भी मिलती है, लेकिन अंत तक उसका नाम गंगा ही रहता है।
तो भाषा के साथ यदि कोई शब्द आ रहा है तो सर्वग्राह्यता भी किसी भाषा का गुण होना चाहिए और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो हिंदी में इस प्रकार की जो एक रूढ़ियाँ हैं कि ये शब्द हिंदी का नहीं है, ये अमुक बोली का शब्द है या देशज शब्द है, तो उस प्रकार की जो एक रूढ़िवादी मानसिकता है उससे हमको मुक्त होना चाहिए। और हम थोड़ा सा पहले जाकर के भी देखें तो गांधी जी हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। उस हिंदुस्तानी में हिंदी भी थी और उर्दू भी थी। गांधी जी का यह मानना था कि हम उस हिंदी की बात कर रहे हैं जिसको मुसलमान भी बोलते हैं, जिसको ईसाई भी बोलते हैं, जिसको हिंदू भी बोलते हैं। तो भाषा को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा रूढ़िबद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा उसमें कहीं ना कहीं बाधा महसूस करती है और भाषा का जो सहज प्रवाह है वह नहीं आगे बढ़ पाता है। सहज प्रवाह, राजकुमार जी शब्द आया, क्या हम माने कि आज़ादी के वक्त जो हिंदी थी या उससे थोड़ा सा पहले और अब जो हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ विकास या परिवर्तन हुआ है? सर, मैं उसी समीकरण को फिर प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि दो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, एक हिंदी भाषी क्षेत्र का है और एक अहिंदी भाषी क्षेत्र का है। यदि वो दोनों साक्षर हैं तो उनकी संपर्क भाषा अलग होगी, और यदि वो दोनों निरक्षर हैं तो उनकी संपर्क भाषा अलग होगी। तो यदि हम अहिंदी क्षेत्र की निरक्षरता को यदि ध्यान में रखें तो हमें संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को लेकर चिंता करनी पड़ती है। लेकिन यदि उस क्षेत्र के लोग साक्षर हैं तो मैं कहता हूं कि 100% वो अपनी बोलचाल में या संपर्क के रूप में टूटी फूटी ही सही हिंदी का प्रयोग करते हैं। रही बात स्वाधीनता के ज़माने की और अब की, तो उसमें अंतर यह है कि संचार माध्यमों ने हिंदी को बहुत नए मुकाम तक पहुंचाया है, जिसमें सिनेमा की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजकुमार व्यास और मले पानेरी आपसे और बातें करेंगे। राजकुमार जी, आपसे जानना चाहूँगा कि भाषा को बनाने में, भाषा को एक तरह से एक चेहरा देने में, एक पहचान देने में बहुत बड़ी भूमिका साहित्य की होती है। क्या हम ये माने कि हिंदी ने कोई ऐसा बहुत बड़ा साहित्य, जैसे हम रामचरितमानस का जिक्र करते हैं या कबीर का जिक्र करते हैं, या उसके बाद हम आज़ादी के बाद के हिंदी साहित्य की बात करें, ऐसी कालजयी रचनाएं क्या हिंदी के साहित्य ने नहीं दी जिससे भाषा को पहचान मिले? मैं एक कहानी का जिक्र करना चाहता हूँ। प्रेमचंद की कहानी है नमक का दारोगा। उसकी शुरुआत में ही प्रेमचंद ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने फ़ारसी का लिटरेचर पढ़ लिया, इसलिए उन्हें अंग्रेज़ सरकार में नौकरी मिल गई। तो जो कामकाज की भाषा है उसे सीखने में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। और यदि हम तुलसीदास जी के बाद की बात करें तो पूरे उत्तर भारत को देखने समझने के लिए हमें प्रेमचंद की कहानियों की शरण में जाना पड़ेगा। तो प्रेमचंद की जो प्रचलित कहानियां हैं वो भारत भर के विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो भाषा शिक्षण में साहित्य की एक बड़ी भूमिका है। आप क्या कहेंगे मल्ले जी? अभी राजकुमार जी ने जो बात कही साहित्य की, तो वास्तव में जिन कहानियों का राजकुमार जी ने जिक्र किया उससे इतर मैं कुछ कहानियों का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। जब हमारा 20वीं सदी आरंभ हुई थी तो उसका जो आरंभिक दशक था, तो उस आरंभिक दशक में हम यह माने कि उसको हिंदी राष्ट्रवाद का उदय कहा गया। और यह काल वो काल था जब कुछ राजनीतिक संगठनों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की कमान संभाली थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1903 में राष्ट्रीय चेतना को प्रबल करने के लिए हिंदी केसरी पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था, और 1900 में चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। 3 वर्षों बाद जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका की कमान संभाली, उसके बाद मैं मानता हूँ कि साहित्यिक कृतियों का उसमें समावेश होने लगा। उस समय किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई, माधव सप्रे की एक टोकरा मिट्टी प्रकाशित हुई, बंग महिला की दुलाई वाली कहानी, जिसको हिंदी कहानी का मतलब प्रथम कहानी होने का गौरव भी प्राप्त है, वह प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। और यही वह समय था जब 1910 के आसपास राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य साहित्य की सभी विधाओं की उन्नति और राष्ट्रभाषा की हिंदी और राष्ट्रलिपि देवनागरी का प्रचार करना था। अब इन कहानियों में जिस भाषा का प्रयोग हुआ, तो वहाँ पर रचनाकार वास्तव में भाषा पर इतना बल नहीं दे रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि सामाजिक जो चेतना है वो समाज में आए, और वो जो एक सुधार की भी जो गुंजाइश वहाँ पर थी, उस हेतु वो अपनी कहानियाँ, अपनी रचनाएं वहाँ पर दे रहे थे। लेकिन जब भाषा की बात आती है तो हम, चाहे उसने कहा था कि भाषा देखें, चाहे हम इंदुमती की भाषा देखें, चाहे एक टोकरा मिट्टी की भाषा देखें, 11 वर्ष का समय कहानी की भाषा देखें,
उस भाषा में हम ये नहीं कह सकते कि जिस हिंदी का प्रतिमानीकरण किया गया वह हिंदी हमें वहाँ मिलती है, लेकिन फिर भी वो रचनाएं हिंदी की हैं। तो भाषा किस दृष्टि से आगे बढ़ रही थी और उसमें किस दृष्टि से हिंदी को आगे लिया जा रहा था, ये बात महत्वपूर्ण है। राजकुमार जी, फिर से दोबारा वही प्रश्न दोहराऊंगा। बहुत सारी कृतियाँ होती है, जैसे टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, या बहुत सारी कृतियाँ बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई। ऑक्टावियो पाज, गाब्रियल गार्सिया मार्केज, इनकी कृतियाँ पूरी दुनिया में जानी जाती है, जबकि वो एक लैटिन अमेरिका के एक हिस्से में लिखी हुई और वहाँ की भाषा। आप बताएं कि हिंदी में लिखी हुई ऐसी कौन सी रचना है, ऐसा कौन सा साहित्य जो दुनिया भर में जाना जाता है? सर, हिंदी में हम वापस नाम लेते हैं प्रेमचंद का। प्रेमचंद का जो गोदान है वो, प्रेमचंद के अलावा बताएं। प्रेमचंद के अलावा हिंदी की रचनाओं में हम हिंदी के ललित साहित्य की तरफ जाते हैं, ललित लेखन की तरफ, जिसमें इसकी दुनिया में पहचान हो। हाँ, जिसकी दुनिया में पहचान है। आप देखिए कि जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र लेखन है, जो उन्होंने स्केच बनाए हैं, जैसे घीसा है, या रामवृक्ष बेनीपुरी का जो साहित्य है, नीम की ईंट है, ये एक इस तरह का साहित्य है कि जो मोटिवेशनल भी है और विश्व के अलग अलग इलाकों में भी पसंद किया गया है। तो जो नॉन फिक्शन की परंपरा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले फिक्शन आया और अब जब फिक्शन से जनता ऊब गई तो नॉन फिक्शन आया, तो हिंदी का जो नॉन फिक्शन है वह भी विश्व स्तर पर वैसी मान्यता रखता है। राजकुमार जी, भाषा हिंदी जिसे हम कहें, इसके विकास और इसकी लोकप्रियता में बॉलीवुड जिसे कहते हैं, या हमारा मुंबई या सिनेमा, उसका कितना बड़ा हाथ? सर, मैंने जैसे पिछले सवाल के जवाब में भी एक बात कही थी, मैं इसे ऐसे जोड़ के देखता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि एक छिपी हुई बेरोजगारी होती है, वैसे ही भाषा को आगे ले जाने वाले छिपे हुए लोग भी होते हैं। तो जो मुंबई का सिनेमा है, उसका संवाद लेखन है और सबसे ज़्यादा उसके गाने, उसके गानों ने हिंदी के मुहावरों को बदल दिया है। युवा पीढ़ी कहती है अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, तो यह सिर्फ मस्ती की पाठशाला एक शब्द समूह नहीं है, इसके कई विलक्षण अर्थ हैं। तो जो हिंदी सिनेमा है, उस हिंदी सिनेमा के गीतों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। जब हम क्रिकेट की कमेंट्री देखते हैं तो जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के क्रिकेटर हैं वो गाना तो गा सकते हैं हिंदी का, लेकिन हिंदी में संवाद नहीं कर सकते हैं। ये बॉलीवुड की ताकत है। मनीष जी, आप बताएं। इसमें लालच जी, मेरा ये मानना है कि हिंदी सिनेमा भी एक संचार का माध्यम रहा है और इसने भी हिंदी को समाज में आगे बढ़ाने का अच्छा काम किया है। अब स्थिति यहाँ पर यह पैदा होती है कि 1933 के पहले जब मूक फिल्मों का दौर था और उसके बाद में जब सवाक फिल्में आने लगी, चलचित्र आने लगा, तब हम ये समझें कि भाषा अपने उत्थान की तरफ आई। और होता यह है कि जब हम उस संचार माध्यम से जुड़ते हैं, इसको मैं एक संचार का माध्यम भी मानता हूँ राजकुमार जी, क्योंकि यह हमारे अधिसंख्य जन समुदाय से जुड़ता है। लेकिन जब ये अस्तित्व में आया, उस समय भारत की जो अधिकांश जनता थी उसकी पहुंच से दूर था, हिंदी सिनेमा ही दूर था। और जब लोग उसके पास जाने लगे तब वो भाषा ऐसी थी कि अधिसंख्य लोगों के समझ में नहीं आ पाती थी। लेकिन जब आपका दर्शक वर्ग बदला तो हिंदी सिनेमा ने भी अपनी भाषा को बदला और उसका भी मुख्य उद्देश्य यही रहा कि इस भाषा के माध्यम से हम दर्शकों तक कैसे अपनी पहुंच बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो साहित्य भी है और जो बाजार भी है। और मैं ये मानता हूँ कि साहित्य बाजार की मांग के अनुरूप ना हो, लेकिन हम उसके रिश्ते को नकार नहीं सकते, क्योंकि ये एक मतलब पूरक रिश्ता है। इतनी चिंताओं के बाद भी, इतने सालों बाद, आने वाले समय में हिंदी आपके लिए कोई आशा की तस्वीर बनाती है? मैं इसको प्रबल आशा की तस्वीर के रूप में देखता हूँ। उसका कारण यह है कि आज हिंदी के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है और वो हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि आज मीडिया ने जिस प्रकार की भाषा का रचाव किया है उसमें लोग रचने लगे हैं, बसने लगे हैं। क्योंकि मीडिया एक प्रकार से नई भाषा गढ़ता है और उसने बाजार को परख लिया है कि हमारा उत्पाद कहाँ पर बिक सकता है, क्योंकि बाजार का जहाँ संबंध है वहाँ उत्पाद का संबंध भी है और उत्पाद का जहाँ संबंध है वहाँ पर क्रय विक्रय की शक्ति निश्चित रूप से काम करती है। और आज का जो मीडिया है, आज का जो माध्यम है, संचार माध्यम है, उसने बहुत सारे ऐसे माध्यम और तैयार कर लिए हैं कि इस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा जन समुदाय तक कैसे पहुँचाया जाए। और जब हम मीडिया की बात करते हैं, माध्यमों की बात करते हैं, तो हमारे सामने अब हम जिस दौर में हैं वहाँ पर सैटेलाइट का दौर आ गया है। हमारा रेडियो, हमारा दूरदर्शन
उससे भी हम आगे निकल करके सैटेलाइट के उस दौर में आ गए हैं जहाँ पर भाषा नए तरीके से आगे बढ़ रही है। और भाषा, मैं मानता हूँ कि अपने परिवेश को, अपनी संस्कृति को साथ लेकर के चलती है। कोई भी भाषा अपनी स्पष्ट विभाजक रेखा के साथ कभी भी खत्म नहीं होती है। भाषा विलीन होती हुई चलती है। लालच जी, छोटा सा समय हो तो उदाहरण देकर के अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा कि मान लीजिए हम यहाँ से किसी बस में बैठते हैं जो मेवाड़ से चली है, हम गुजरात की तरफ जा रहे हैं, तो जब बस गुजरात पहुँचेगी तब तक उसमें सारी सवारियाँ हमें गुजराती भाषा बोलती हुई मिलती है। तो कौन सी सवारियाँ कहाँ उतरी, कौन सी भाषा की कहाँ चढ़ी, हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ जाते जाते एक ऐसा रूपांतरण हमको देखने को मिलता है। तो भाषा इसी प्रकार से विलीन होती हुई, समाहित होती हुई आगे बढ़ती है और यही भाषा का सर्वोच्च गुण है। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदी इसी रूप में आज आगे बढ़ रही है, इसलिए उसके विस्तार की पूरी संभावना है। उसकी, मैं कहता हूँ कि जो स्वर्णिम आभा है वो हमारे अधिसंख्य जन समुदाय को प्रभावित भी करेगी और हिंदी के प्रति मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ। राजकुमार व्यास जी, आपसे पूछूंगा, क्या आप ऐसा दृश्य देखते हैं कि भविष्य में हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा बन पाएगी? 100% ऐसा होगा सर। वो इसलिए कि मनुष्य की उम्र बहुत होती है। यदि आज हम मिलेनियल्स से मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि संसार यही है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो हमेशा रहेगी, हमेशा कोई ना कोई पुरानी पीढ़ी का रहेगा, और ये जो हिंदी का झंडा है हमेशा उसके हाथ में रहेगा। एक दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी एक चिंता व्यक्त की गई कि उत्तर प्रदेश में 8 लाख से अधिक विद्यार्थी फेल हो गए हिंदी में। तो फेल होने की जिम्मेदारी अकेले विद्यार्थी की नहीं है, परिवार की है, शिक्षकों की है और पाठ्यक्रम की भी है। यदि हम पाठ्यक्रम पर थोड़ी मेहनत करेंगे तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा की जो ये सोपान है ये हम 100% चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले हिंदी दिवसों पर हिंदी पर चर्चा की आवश्यकता न हो। राजकुमार व्यास और मलय पानेरी, आपका बहुत बहुत आभार।